दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के माध्यम से जिस तरह से अपराधियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है, उसकी तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत का पहला एनकाउंटर कब हुआ था, उसे कहां की पुलिस ने अंजाम दिया था और उसमें मारा कौन गया था? तो हम आपको बताते चले कि आज़ाद भारत का पहला एनकाउंटर मुंबई पुलिस के नाम है। मुंबई पुलिस ने उस एनकाउंटर को 11 जनवरी 1982 को अंजाम दिया था और इसका शिकार बना था मनोहर अर्जुन सुर्वे उर्फ मान्या सुर्वे। इस एनकाउंटर की कहानी जितनी टेढ़ी है उतनी ही टेढ़ी है इसके प्लानिंग की कहानी भी। 11 जनवरी 1982 को क्या हुआ था, यह जानने के लिए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी को देखनी होगी। जहां इस एनकाउंटर से शहर के अपराध पर ब्रेक लगना था, वहीं इसके बाद मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ग्राफ इतनी तेजी से आगे बढ़ी जो आने वाले दिनों में पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो पाया। इसलिए चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। यह 70 के दशक का आखिरी साल चल रहा था। इन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड का शुरुआती दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी आखिरी दौर में दो गैंग ऐसे थे जो लड़ना चाहते थे, वहीं एक गैंग ऐसा था जो सुलह करवाना चाहता था। दो गैंग में एक था पठान गैंग जिसका मुखिया करीम लाला था और दूसरा था शब्बीर गैंग जिसे दाऊद गैंग के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद के बड़े भाई का नाम ही शब्बीर इब्राहिम कासकर था। वहीं सुलह कराने वाले गैंग में हाजी मस्तान का गैंग था जिसमें खुद हाजी मस्तान चाहते थे कि सब आराम से काम करे और खून खराबा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन नए लड़कों को यह मंजूर नहीं था। एक दूसरे को रास्ते से हटाकर वह एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहते थे। यहीं से उस समय के बम्बई में गैंग वॉर का दौर शुरू हुआ था। पठान गैंग का मुखिया था करीम लाला। जहां हाजी मस्तान उसूल पसंद आदमी था, वहीं करीम लाला ज़्यादा उसूल पसंद नहीं था। जो उसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता, करीम लाला उसे सबक सिखा देता। यह बात मुंबई अंडरवर्ल्ड में सभी जानते थे, लेकिन दाऊद था अल्हड़ किस्म का आदमी। तब उसका भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर गैंग का मुखिया हुआ करता था। वह जगह जगह पंगा लेते रहता, खास करके उसके निशाने पर था पठान गैंग के लोग जिसका उस दौर में सिक्का चलता था। पठान गैंग और दाऊद गैंग में अक्सर गैंग वॉर होते रहता, क्योंकि पठान गैंग का करीम लाला हाजी मस्तान के साथ हुए गैंग वॉर नहीं करने के समझौते को लेकर मजबूर था। इसीलिए उसे चाहिए था कोई ऐसा बाहरी आदमी जो दाऊद गैंग को ठिकाने लगा सके। और फिर यहीं पर एंट्री होती है मान्या सुर्वे की। 8 अगस्त 1944 को मान्या सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। मान्या के पिताजी का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। साल 1952 में वह अपनी मां और सौतेले बाप के साथ मुंबई आ गया। मुंबई में वह पढ़ाई लिखाई करने लगा। मुंबई के कीर्ति कॉलेज से वह ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास हुआ था। लेकिन मान्या का सौतेला भाई भार्गव दादा जुर्म के रास्ते पर कदम रख चुका था। इसी बीच साल 1969 में भार्गव दादा अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दांडेकर नाम के एक आदमी का मर्डर कर देता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और उन्हीं लोगों के साथ पकड़ा जाता है मान्या सुर्वे भी। तीनों को पकड़कर पुणे के यरवड़ा जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मान्या सुर्वे को उस जुर्म की सजा मिलती है जो उसने किया ही नहीं था। तीनों जब पुणे के यरवड़ा जेल में होते हैं तो दूसरे गैंगों के साथ मिलकर लगातार झड़प होते रहता है। इसलिए कुछ दिनों के बाद मान्या सुर्वे को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बीच 9 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन मान्या सुर्वे जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। 20 किलो से भी ज़्यादा वजन घटने के बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है, तब उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद मान्या सुर्वे वहां से भागने का प्लान बनाता है और वह वहां से भागने में कामयाब भी हो जाता है। यह साल 1979 चल रहा था। मान्या सुर्वे वहां से भागने के बाद सीधा बम्बई पहुंचा और वह बम्बई में अपना एक गैंग बनाता है। धीरे धीरे मुंबई में वह अपना सिक्का जमा तो रहा था, लेकिन वह मुख्य गैंगों से अभी भी दूर था जिसका सिक्का अभी वहां पर चल रहा था।
इसी बीच पठान गैंग की नजर पड़ती है मन्या सुरभि पर। पठान गैंग को एक ऐसे ही लड़के की आवश्यकता थी जो बाहरी हो। पठान और शब्बीर गैंग की दुश्मनी जग जाहिर थी। पठान गैंग किसी भी तरह से शब्बीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहीं पर मन्या सुरभि को सुपारी मिलती है शब्बीर इब्राहिम कासकर को मारने की। मन्या सुरभि को लगता है कि मेन स्ट्रीम में आने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। वह उस सुपारी को ले लेता है और साल 1980 के आखिरी दिनों में सिद्धि विनायक के पास पेट्रोल पंप पर शब्बीर कासकर को गोलियों से भून देता है। यहाँ से मन्या सुरभि बंबई पुलिस की हिट लिस्ट में आ जाता है। मुंबई में इस समय तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्थापित हो चुका था और हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार के साथ दाऊद और शब्बीर इसका मुख्य चेहरा बन चुका था। मुंबई की पुलिस को भी इस बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन इन लोगों के कनेक्शन इतने ऊपर तक हो चुके थे कि मुंबई पुलिस इनको छूने की सोच भी नहीं सकती थी। बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर ऊपर तक के पुलिस ऑफिसर्स भी इन डॉन के जद में आ चुके थे। इसीलिए जो पुलिस वाले ग्राउंड पर काम कर रहे थे वे उनको छूने की सोचते भी नहीं थे। लेकिन जब मन्या सुरभि का उदय हुआ तो पुलिस को एक मौका मिल गया एग्जाम्पल सेट करने का। वो एक और संपोले को जहरीला नाग नहीं बनने देना चाहते थे। इसीलिए प्लानिंग यह हुई कि मन्या को रास्ते से हटाया जाए ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। इस समय तक मन्या की पहचान गैंगों के बीच ही हुई थी। उसका अभी तक कोई पॉलिटिकल और पुलिस कनेक्शन नहीं बना था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना आसान बन चुका था। अब पुलिस हाथ धोकर मन्या सुरभि के पीछे पड़ जाती है। जगह जगह छापे मारकर पुलिस मन्या के लोगों को अरेस्ट करती है। फिर उस गैंग में अकेला मन्या सुरभि ही बचता है जो पुलिस के रडार से दूर रहता है। इस समय तक बंबई पुलिस की दाऊद से दोस्ती जग जाहिर हो चुकी है। दाऊद भी मन्या सुरभि को मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता है, लेकिन साथ में वह ये भी चाहता है कि इन सब में उसका नाम बाहर नहीं आए। दाऊद को मन्या सुरभि का पता मिलता है और वह बंबई पुलिस को टिप दे देता है। टिप यह देता है कि मन्या सुरभि वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। पुलिस की टीम तैयार होती है। इस टीम को लीड कर रहे होते हैं इसाक बागवान और राजा थम्बाट। 11 जनवरी 1982 का दिन टिप सही निकलता है। मन्या एक टैक्सी पकड़कर वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर आता है। वहीं पर पहले से ही घात लगाए बैठे पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फायरिंग मन्या सुरभि की तरफ से भी होती है, लेकिन वहां पर वह अकेला रहता है। इस तरह से मन्या सुरभि उस दिन पुलिस की गोलियों का शिकार बन जाता है। बंबई पुलिस के हिस्ट्री में यह पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर दर्ज किया जाता है। इसके पहले भी कई एनकाउंटर हो चुके थे, लेकिन यह पहला ऐसा एनकाउंटर था जिसे ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था। बंबई पुलिस को कामयाबी मिलती है और उसके नाम आज़ाद भारत का पहला एनकाउंटर दर्ज होता है। मन्या सुरभि के मौत के साथ ही उसके गैंग का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। मन्या सुरभि के एनकाउंटर के बाद बंबई पुलिस को लगता है कि उसने शहर से अंडरवर्ल्ड को समाप्त कर दिया है, लेकिन असल में देखा जाए तो मन्या सुरभि का एनकाउंटर मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे भयावह दौर की शुरुआत थी। इसके बाद इस शहर ने ऐसा दौर देखा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहाँ से दाऊद का उदय हुआ और फिर अंडरवर्ल्ड की पहुंच 7 समंदर पार दुबई तक हो गई। इसके बाद मुंबई में एक से बढ़कर एक अपराध हुए और सबका मास्टरमाइंड सिर्फ एक शख्स ही रहा। जिस एनकाउंटर को अंजाम देकर मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, आगे चलकर वही एनकाउंटर उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आज़ाद भारत का पहला एनकाउंटर मुंबई पुलिस के नाम दर्ज तो हो गया, लेकिन इसके दुष्परिणाम सालों तक इस शहर को भुगतना पड़ा। तो यही थी देश में हुए पहले एनकाउंटर की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।